हाय एवरीवन, वेलकम बैक। इस सेशन में हम बात करेंगे हमारा जनवरी 2025 का जो क्वेश्चन पेपर था, राइट, उसके एनालिसिस के बारे में। सो एज यू मस्ट ऑल बी अवेयर दैट वी हैव रिसीव द आंसर की ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर, और आप उसको जो है वो चैलेंज कर सकते हैं आज शाम तक। आई थिंक आज शाम 6 बजे तक, राइट। सो आज जो भी इस एनालिसिस के बाद है ना, आई विल ट्राई टू, है ना, suggest you 2-3 क्वेश्चंस जिनको कि आप चैलेंज कर सकते हैं, राइट। तो दिस इज़ मी डॉक्टर शुभम शर्मा एंड यू आर वाचिंग दिस ऑन अनस्टॉपेबल एजुकेशन। एक चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, आपको ये पूरा सेशन देखना है, कंप्लीट सेशन यू नीड टू वॉच दिस, राइट। तो पूरा सेशन देखेंगे तब चीज़ें जो है वो ज़्यादा क्लैरिटी के साथ समझ में आएंगी। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस। तो पेपर 2 में हमारे पास 100 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से 10 क्वेश्चंस आरसी के रहते हैं, 90 क्वेश्चंस आर फ्रॉम योर सब्जेक्ट्स, राइट। तो इसमें जो है वो एज यूजुअल, है ना, हर बार की तरह जो है वो यूनिट 4 से लेके 8 तक मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे गए हैं अलॉन्ग विद यूनिट 2, है ना। इस बार यूनिट 2 से भी जो है वो, है ना, दे आस्क्ड मैक्सिमम क्वेश्चंस, दैट इज़ 14 क्वेश्चंस। तो है ना, इम्पॉर्टेंट है। और यूनिट 2 से एक्चुअली, अच्छा, जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं ना, उन सबको पता होना चाहिए कि जो भी हम यहाँ पे नेट की तैयारी करते हैं, उसके साथ साथ वो जो तैयारी है ना, वो जो कंटेंट है, इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी यूजफुल फॉर योर PSU's एग्ज़ाम प्लस IBPS में जो आपके, है ना, SO वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए भी। क्लियर, राइट। तो ये जो यूनिट 2 जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है ना, उसमें PSUs में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं या SO में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ठीक है, UGC ने इस बार यहाँ पे भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे हैं, और है ना, अभी हम देखेंगे कि कितने क्वेश्चंस जो है वो, है ना, हमने पढ़े थे पहले से, राइट। सो है ना, दिस इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन द एग्ज़ाम। तो जो डायरेक्ट क्वेश्चन थे, है ना, क्लास में से वो थे 60 आउट ऑफ 90, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, है ना। और ये ऐसे 60 ऐसे थे कि मैंने ये कहा था भाई यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनेगा, इसको पढ़ लो, है ना। मतलब ये क्वेश्चन बताया है मैंने कि यहाँ से ईयर पूछेगा, है ना, यहाँ से सेक्शन पूछेगा, यहाँ पे जो है वो अरेंज करने को पूछेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे हैं जो कि डायरेक्ट क्वेश्चंस है, सामने लिखा है स्क्रीन पे। कुछ कॉमन सेंस और बेसिक्स अबाउट मैनेजमेंट पता होना चाहिए। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप 2 साल की MBA करते हैं या रिलेटेड मैनेजमेंट कोर्स करते हैं, तो एक वो बेसिक, है ना, मैनेजमेंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स माइंड में बन जाते हैं। तो वो उनको लेके था, है ना, जो कि हमने क्लास में कहीं ना कहीं ये तो लिखे होते हैं या नहीं लिखे होते हैं, बट यस, हमने क्लास में वैसे ही डिस्कस किया होता है कि नहीं, ये तो बेसिक है, ये तो होगा ही होगा मैनेजमेंट में। और कुछ कॉमन सेंस के क्वेश्चंस थे कि हाँ, अपनी आपको रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग आपको लगानी है, और वो भी ऐसे कुछ बहुत हाई लेवल की नहीं, है ना। तो आपको अभी मैं बताऊंगा कि किस तरह के कॉमन सेंस की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो वो 8 क्वेश्चन ये थे, एंड 10 क्वेश्चन आर, है ना, जो कि इनडायरेक्टली जो है वो क्लासेस से पूछे गए थे, है ना। तो इनडायरेक्टली बोलने का मतलब है कि मैंने कॉन्सेप्ट बताया और उन्होंने उस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन पूछ ली, तो यहाँ पे आपको इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करना था, राइट। तो ये जो थे टोटल क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ, राइट, तो 90 में से जो है वो 78 क्वेश्चंस जो है वो क्लास में से ही थे। देर आर 12 क्वेश्चंस जो कि इस बार, है ना, क्लास में से नहीं थे, उनको हम इस बार कोशिश करेंगे। कुछ 3-4 कॉन्सेप्ट हैं ऐसे जो कि, है ना, पढ़ने चाहिए और वो आगे भी पूछ सकता है, तो वो हम इस बार जो है उनको एड ऑन डेफिनेटली करेंगे, राइट। सो तो कहने की बात यह है कि 86.6% क्वेश्चन जो थे वो क्लास में से ही पूछे गए थे। क्लियर। सो आप में से भी, है ना, ऐसे स्टूडेंट्स जो कि नेट की तैयारी कर रहे हैं या PSUs से रिलेटेड जो HR के एग्जाम है उसकी तैयारी कर रहे हैं, या इवन IBPS SO की तैयारी कर रहे हैं, तो वो सब जो है वो अनस्टॉपेबल एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे जा सके, है ना। प्ले स्टोर पे आप अनस्टॉपेबल एजुकेशन लिखेंगे, इस तरह का लोगो, है ना, ऐप का आपको दिखेगा, वहाँ पे आप डाउनलोड करके उस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली देयर आर मल्टीपल प्राइस वैलिडिटी ऑप्शंस ऑल्सो। मैं चाहता हूँ कि आप सब करें, क्योंकि वो जो वहाँ पे जो कंटेंट है ना, मुझे पता है कि क्या कंटेंट है वो, और जब आप एग्जाम दोगे उस कंटेंट को पढ़ने के बाद, तब आपको उस कंटेंट की वैल्यू समझ में आएगी, है ना। सो आई वांट यू ऑल टू, है ना, एनरोल इन द कोर्स एंड ज्वाइन द कोर्स एंड स्टडी फ्रॉम देयर, एंड द कॉस्ट इज़ वेरी मिनिमल, वेरी मिनिमल, राइट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का, है ना, एनालिसिस, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है। इसने पूछा था कि इन दिस इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट ऑफ 1979 में कॉन्ट्रैक्टर को पासबुक देनी पड़ती है टू कॉन्ट्रैक्ट, जो आपके माइग्रेंट वर्कमैन है, विद फोटो ऑफ द वर्कमैन एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो और क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो उसको वहाँ पे देनी होती है माइग्रेंट वर्कमैन को। तो ये क्वेश्चन एज इट इज़ क्लास में मैंने, देखो, ये करवाया था। Name and place of the establishment, period of the employment, proposed rate and modes of payment of wages, displacement allowances, return fee payable to the workman,
और डिडक्शंस मेड सच अदर पर्टिकुलर्स टू बी प्रिस्क्राइब्ड। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सिर्फ यही है जो वहाँ पे मेंशन नहीं है, बाकी सब हैं। तो इसका मतलब डी जहाँ पे भी नहीं है वो आप एलिमिनेट कर दोगे। सो डी यहाँ नहीं है, यू जस्ट एलिमिनेट दिस। सॉरी, इसने हमसे पूछा है करेक्ट आंसर, राइट। तो जो है वो हमारे पास ए बी सी और ई होना चाहिए, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ठीक है, हमें डी ढूंढना था कि डी जो है वो यहाँ पे नहीं है, तो डी यहाँ नहीं है, इसलिए हमारा ये करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर। तो एक ऑप्शन के पता लगने से भी आप जो है वो आराम से इसमें पहुंच सकते थे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ऐसे क्वेश्चन है, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्टैंडिंग प्लान्स, है ना। तो मैंने आपको जब क्लास में हमने जो आपका मैनेजमेंट बेसिक्स जो डिस्कस किया था उसमें प्लानिंग टॉपिक जब हमने स्टार्ट किया था उसमें हमने इस टॉपिक के बारे में बात की थी कि जो हमारे प्लान्स है वो दो तरीके के होते हैं। जैसे हमने पढ़ा था, दिस इज द अगेन द स्क्रीनशॉट ऑफ द क्लास। विजन सबसे पहले कंपनी डिसाइड करती है, देन मिशन, देन ऑब्जेक्टिव, उनको अचीव करने के लिए स्ट्रेटजीज बनाती है, उन स्ट्रेटजीज को अचीव करने के लिए छोटे छोटे प्लान्स बनाए जाते हैं। तो वो जो प्लान्स हैं, अगर आपकी एक्टिविटीज़ नॉन रेपिटेटिव है, मतलब बार बार नई एक्टिविटी है, तो उसके लिए नए प्लान्स बार बार बनाने पड़ते हैं, इसलिए उनको सिंगल यूज़ प्लान बोलते हैं। और इसमें क्या आता है, प्रोग्राम्स और बजट्स। वेयर अगर मैं रेपिटेटिव एक्टिविटीज़ की बात करूँ तो उनके लिए जो प्लान्स बनते हैं उनको स्टैंडिंग प्लान्स बोलते हैं। तो एक बार प्लान बनाओगे उसको बार बार उन एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किया जाएगा। मैंने अच्छे से एग्जांपल देके भी समझाया था, राइट। तो इसमें पॉलिसीज़ आ जाएगा, प्रोसीजर आ जाएगा, मेथड आ जाएगा, रूल्स आ जाएगा। तो अब यहाँ से आप आराम से एलिमिनेशन मेथड लगा के इसको क्लियर कर सकते थे, राइट। क्लियर। तो ये जो है वो आपको कहानी पता होनी चाहिए। जैसे एक स्टेप था कंट्रोलिंग का प्रोसेस, है ना, उसको जो है वो उसके स्टेप्स को आपको अरेंज करना है। देखो क्लास है, ये क्लास का स्क्रीनशॉट है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के साथ मैंने आपको ये भी लिखा है कि दिस इज स्टेप 1, दिस इज स्टेप 2, दिस इज स्टेप 3। इसका मतलब मैंने ये कहा था कि यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा वो आपको अरेंज करने को बोलेगा, और वही क्वेश्चन इसने यहाँ से आपसे पूछ लिया है। नो, आई एम नॉट अगेन एक्सप्लेनिंग द, है ना, कि मैं पहले ये आएगा पहले ये आएगा, ये आप यहाँ से देखो, है ना, क्योंकि मैंने अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। सो दैट इज़ वाई आई एम आस्किंग टू ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन द कोर्स। पढ़ो एक बार कंटेंट को, आपको खुद उसकी वैल्यू समझ में आएगी। और एक बार यहाँ से पढ़ लिया उसके बाद कहीं से भी कुछ जाने की या देखने की जरूरत नहीं है, राइट। जैसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउ दिस इज द क्वेश्चन जहाँ पे आपको यू मे गेट कन्फ्यूज्ड, है ना, यू मे गेट कन्फ्यूज्ड। तो ठीक है, मतलब, है ना, कुछ क्वेश्चंस में कन्फ्यूजन रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे ये क्वेश्चन था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिकेम कंसर्न अबाउट द ऑक्यूपेशनल हेल्थ आफ्टर द रिकमेंडेशंस ऑफ व्हाट, RCL ऑफ 1931, फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑफ लेबर, या रिपोर्ट ऑफ रेगी कमेटी, या सेकंड नेशनल कमीशन ऑफ लेबर, राइट। तो मतलब अगर मैं आपकी जगह एस्पिरेंट होता तो पहली बात मैं इसको तो नहीं करता बिल्कुल भी, है ना। और है ना, सो इन तीनों में से मैं किसी को करता, राइट। बट इसमें आंसर आई थिंक आपका फर्स्ट होना चाहिए, है ना। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो हम क्लास में अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी तो हम थोड़ा सा क्वेश्चंस को सॉल्व करने की अप्रोच देख रहे हैं, राइट। तो इसमें अगर कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन था तो ठीक है, अगर किसी को पता है, क्लियर है, तब तो बहुत अच्छी बात है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अप्रोच टू मैनेजिंग इंटरनेशनल ऑपरेशंस इन विच टॉप मैनेजमेंट एंड अदर की ऑपरेशंस आर फिल्ड बाय द पीपल फ्रॉम द होम कंट्री, राइट। तो ये कौन सी अप्रोच है, ये हमने IHRM में पढ़ा था, इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। और मैंने यहाँ पे क्यों भी लिखा है, मतलब क्वेश्चन, है ना, कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और क्वेश्चन में पहला ही क्वेश्चन ये था कि जितनी भी की मैनेजमेंट पोजीशंस होती हैं, ये जो है वो पेरेंट कंट्री या होम कंट्री नेशनल जो है वो इसको होल्ड करके रखते हैं, है ना। और इसको मैंने बोल्ड भी किया है, राइट। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होना चाहिए, इथनोसेंट्रिक अप्रोच। क्लियर। जैसे एक क्वेश्चन था, है ना, दिस इज द क्वेश्चन जो कि क्लास में से नहीं पूछा गया था, जो कि हमने अभी डिस्कस नहीं किया था, तो ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे, है ना, इसको हम डिस्कस करेंगे। और ये थोड़ा सा, है ना, देखेंगे, ये कल को, है ना, आगे भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो क्वेश्चन ये था कि जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने लेबर मार्केट को क्लासीफाई किया है बेस्ड ऑन थ्योरेटिकल एंड एम्पिरिकल बेसिस पे, राइट। तो पूछता है कि जो थ्योरेटिकल क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंगली ऐसे कौन से दो जो है वो लेबर मार्केट्स होती हैं। क्लियर। तो ठीक है, इसको ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड लेबर मार्केट इसका आंसर होना चाहिए, दैट इज यस बी एंड डी, है ना। बट इसको हम क्लास में करेंगे। तो हमने 90 क्वेश्चन जो पढ़े थे उसमें से जो आउटसाइड ऑफ द क्लास थे उसमें से एक क्वेश्चन ये है, राइट। देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, पूछा है कि मेजर डायमेंशंस ऑफ द कल्चर एज इंक्लूडेड बाय गर्ट हॉफस्टेड। अब ये ऐसा क्वेश्चन है जहाँ से हर बार आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, और मैंने क्लास में देखो बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। और इवन मैंने तो ये भी कहा था कि इसमें 6th डायमेंशन भी ऐड किया गया है, दैट इज इंटेलिजेंस एंड रिस्ट्रेंट, राइट। क्लियर। तो इसमें जो है वो आप आराम से जो है वो इसमें देख सकते हैं कि इसमें सभी ऑप्शंस हो जाएंगे। क्लियर। जैसे एक क्वेश्चन था, नो दिस इज, है ना, जहाँ पे आपको थोड़ी सी रीजनिंग अप्लाई करनी थी अपनी, है ना। ये एक ऐसा क्वेश्चन था, इसमें आपको अपनी रीजनिंग अप्लाई करनी थी। तो रीजनिंग कैसे अप्लाई करेंगे, डाटा एनालिसिस है, उसकी स्टेजेस पूछी हैं इन प्रॉपर सीक्वेंस फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, है ना। तो जैसे आप रिसर्च करते हैं
रिसर्च में आपका एक सेक्शन आता है, जैसे पहले इंट्रोडक्शन लिखते हैं, फिर लिटरेचर रिव्यू लिखते हैं, फिर आपका जो है वो डाटा एनालिसिस आता है ना। तो ये जो डाटा एनालिसिस है, इसके बारे में ये कहा गया है कि इसमें जो स्टेप्स फॉलो होंगे वो कौन कौन से स्टेप्स हैं, उसको अरेंज करो। तो डाटा एनालिसिस में जो स्टेप फॉलो होंगे, तो इसमें हम सबसे पहले लिखते हैं डाटा कलेक्शन प्रोसीजर, है ना। अगर आप, अच्छा, आप में से ना एक और चीज़, जो भी यहाँ पे पेपर 2 में स्टूडेंट पढ़ते हैं, उनको मैंने एक अलग से, है ना, मास्टरिंग द आर्ट ऑफ राइटिंग रिसर्च प्रोजेक्ट, राइट। तो उसको जो है वो कैसे करना है, रिसर्च आपका नेट हो गया, उसके बाद पीएचडी में कहीं एडमिशन लेनी है तो कैसे रिसर्च प्रपोजल बनाना है, ये सब चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं, राइट। उसमें मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है, तो अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो एक बार आप उस सेशन को जाना, पहला सेशन है ना, स्ट्रक्चर ऑफ द रिसर्च प्रोजेक्ट। उसमें मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि ये जो डाटा एनालिसिस वाला पोर्शन है, उसमें जो है वो ये कितने डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। तो डाटा कलेक्शन प्रोसीजर ये पहला स्टेप होता है उसमें। तो अगर आपने ये वहाँ से पढ़ा होगा तो आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पे जो पहला स्टेप होना चाहिए उसमें डाटा कलेक्शन ही हम करेंगे। दैट मीन्स वी विल कलेक्ट डाटा इनटू डाटाबेस एंड असर्टेन वैलिडिटी। तो ऑप्शन ए तो सबसे पहले आएगा, तो इसको तो आप सबसे पहले बाहर निकाल दो, राइट, क्लियर। उसके बाद यू विल आइडेंटिफाई द फैक्टर्स, है ना, अफेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन। तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया फैक्टर्स को, तो ये 2 स्टेप हो गए हमारे, तो ए और बी तो ये भी बाहर हो गए, राइट। उसके बाद क्या है, उसके बाद है, बोलता है कि मैप कैटेगरीज टू आइडेंटिफाई द कोरिलेशन एंड ट्रेंड्स दैट आर यूजफुल फॉर मेजर। तो आप जो है, जो आपने, है ना, फैक्टर, है ना, पहले बात तो आपको बोलता है कि मैप द आइडेंटिफाइड फैक्टर्स, इम्पैक्ट फैक्टर्स अफेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन। और उसके बाद मैप कैटेगरीज टू आइडेंटिफाई कोरिलेशंस। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, ये जो फैक्टर्स आप आइडेंटिफाई करते हैं, ये लिटरेचर रिव्यू में ही कर लेते हैं। लिटरेचर रिव्यू में जो आपने फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए हैं, राइट, उसको आप मैप करते हैं यहाँ पे डाटा कलेक्शन में, कि आपने उनको लेके जो डाटा कलेक्ट किया है वो कहाँ है, एंड देन यू फाइंड द कोरिलेशन अमंग दीज फैक्टर्स, क्लियर। एंड उसके बाद जो है वो आप जो है वो वैलिडेट करते हैं प्रेडिक्शंस को यूज, उसके ऊपर फिर आप एनालिसिस टूल लगाते हैं, स्टैटिस्टिकल टूल्स लगाते हैं, एंड यू फाइनली यू फॉर्मुलेट द एल्गोरिथम बेस्ड ऑन दिस, है ना, वेरियस कोरिलेशन और ट्रेंड्स इन द मेजरमेंट, क्लियर। तो इसको लेके आपका ऑप्शन फर्स्ट होना चाहिए। एक छोटी सी कंफ्यूजन जो मुझे मेरे माइंड में है कि ये जो आपका डी स्टेप है ना, दैट इज फोर्थ ऑप्शन, है ना, इसके और इसको लेके थोड़ी सी फाइट है ना, क्योंकि जैसे इन्होंने लिखा है ना, फॉर्मुलेट द एल्गोरिथम दैट एनालाइज द वेरियस फैक्टर्स। तो कई बार जो है वो हम एल्गोरिथम, अब रिजल्ट के बाद अगर हम एल्गोरिदम बना रहे हैं तब तो आपका स्टेप ऑप्शन बनाना चाहिए। बट अगर हम एल्गोरिदम का यूज़ करके, जो ऑलरेडी कहीं बना है उसका यूज़ करके हम फैक्टर्स के बीच में कोरिलेशन चेक कर रहे हैं, तो फिर आपका ये ऑप्शन आना चाहिए। बट स्टिल देखते हैं, मतलब इसमें फर्स्ट और फोर्थ दोनों के बीच में फाइट है। अब वो किस पर्सपेक्टिव से उसने ये क्वेश्चन पूछा है वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड है, तो जो वो आंसर करेगा इन दोनों में से वो सही होगा। तो ये थोड़ा सा इसमें आप ध्यान रखेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ये कम्युनिकेशन चैनल्स को लेके ये क्वेश्चन था, हालांकि ये क्लास में नहीं पढ़ाया गया है, बट अगर आप इसमें कॉमन सेंस का यूज़ करेंगे, है ना, अब यहाँ पे आपकी कॉमन सेंस की रिक्वायरमेंट है, तो देखोगे तो कम्युनिकेशन चैनल फ्रॉम लो टू हाई, है ना। तो अगर कम्युनिकेशन चैनल लो टू हाई की मैं बात करेंगे तो सबसे लो पे आता है लेटर्स। आप सबसे पहले लेटर्स, आपका सबसे लोएस्ट कम्युनिकेशन चैनल है। उसके बाद का आता है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक मेल, दैट इज ईमेल, ठीक है। ईमेल के बाद जो हाईएस्ट आता है वो आता है वॉइस मेल, वॉइस मेल। वॉइस मेल के बाद आपका टेलीफोनिक कन्वर्जेशंस, then telephonic conversation, and then finally we have face to face conversation, face to face that is video call, ठीक है। तो अगर आप यहां पे देखोगे तो दिस इज फ्रॉम लो टू हाई, राइट। तो इसको आप जो है वो थोड़ा सा रीजनिंग या कॉमन सेंस का यूज करके जो है वो कर सकते थे, है ना, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, है ना। तो एक थोड़ा सा अगर आप 1 मिनट के लिए इस क्वेश्चन को देखते, पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा वर्कर्स यूनियन इज अप्रोप्रिएट एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन। तो ये बहुत अच्छे से मैंने क्लास में, देखो यहाँ पे जब मैंने बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन करवाया था तो इंडस्ट्रियल यूनियन में आई हैव, है ना, मैंने कहा था कि जो एग्जाम्पल्स है इंडस्ट्रियल यूनियन के, उसमें सबसे पहला एग्जाम्पल टाटा वर्कर्स यूनियन ही था, और मैंने इसको बोल्ड भी किया था और यहाँ पे लिखा भी था कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट। तो ये कौन सी यूनियन है, दिस इज इंडस्ट्रियल यूनियन। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर टू एक्सटेंड द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट ऑफ 1961 टू एग्रीकल्चर हैज बीन कन्फर्ड ऑन द स्टेट गवर्नमेंट बाय, है ना। तो ये हो सकता है कि आप इसको, है ना, मतलब हमने क्लास में डिस्कस किया होगा, बट ऑब्वियसली इसको इतनी डिटेल में कि सेक्शन 2(1), सेक्शन 2(2), सेक्शन 1 और 3, तो इस इतनी डिटेल में जो है वो इस एक्ट को मे भी हमने उस तरीके से नहीं डिस्कस किया है, बट ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन मैंने कहा था कि जैसे 90 क्वेश्चन है ना, अब 90 क्वेश्चन में जो अगर आपकी 80+ क्वेश्चन, हमारी अप्रोच रहती है कि हम 80+ क्वेश्चन ठीक करेंगे, तो 80+ में जो इसके अलावा जो ये 10 क्वेश्चन है ना, वो उनमें से ये क्वेश्चन है एक,
जो कि हमें जिसके बारे में बॉदर नहीं करना है, हमें 80+ वाले पे फोकस करना है, क्योंकि अगर आप इन 10 के पीछे भागोगे ना तो ये इम्पैक्ट हो जाएगा आपका, ये खराब हो जाएगा। तो आपको इसके ऊपर फोकस करना है। अगर ये आपका स्ट्रांग बनता जाएगा, ये रह भी जाएंगे, तब भी आपका एक बहुत अच्छा स्कोर आप कर रहे हैं। ठीक है, तो ये उसमें से एक क्वेश्चन था। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लीडरशिप स्टाइल और लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन फॉलोअर्स। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये मैनेजमेंट का बेसिक क्वेश्चन है। देखो, एक्सप्लॉइटेटिव ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, बेनेवोलेंट ऑटोक्रेटिक, पार्टिसिपेटिव और डेमोक्रेटिक। तो एक्सप्लॉइटेटिव ऑटोक्रेटिक स्टाइल वहाँ होता है जहाँ पे जो मैनेजर है उसको अपनी सबॉर्डिनेट पे बहुत मतलब देर इज नो कॉन्फिडेंस, है ना, ऑन सबॉर्डिनेट्स बाय लीडर्स, राइट। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ए का आपके पास थर्ड आना चाहिए। सो लीडर्स हैव नो कॉन्फिडेंस इन सबॉर्डिनेट्स। तो ए का थर्ड आप ढूंढ लो, तो ए का थर्ड यहाँ है, तो ये बाहर हो गया ऑटोमेटिकली ही। और इसका उल्टा बिल्कुल, कि जहाँ पे फुल कॉन्फिडेंस होगा तो वहाँ पे क्या होगा, डेमोक्रेटिक। तो ये आपके पास डी का सेकंड आना चाहिए। तो डी का सेकंड कहाँ है, डी का सेकंड यहाँ पे है, तो ये भी बाहर हो गए। और बस उसके बाद जो है वो देख लो कि पार्टिसिपेटिव में देर इज अ कॉन्फिडेंस बट स्टिल नॉट टोटल कॉन्फिडेंस, तो ये पार्टिसिपेटिव हो जाएगा। तो सी का फोर्थ यहाँ, दिस इज द राइट आंसर। क्लियर, राइट। तो इस तरीके से आप इसको, तो मतलब ये जो पहले वाला क्वेश्चन था ना, ये वाला, ये बहुत चीप क्वेश्चन था बाय द वे देखा जाए तो। और ठीक है, दूसरे वाले में तो आप बेसिक मैनेजमेंट का फंडा अप्लाई करके, अच्छा ये भी क्वेश्चन हमने आराम से क्लास में देखा था। अगर आप यहाँ देखोगे, है ना, ये हमने क्लास में से नोट्स हैं, तो ये देखो यहाँ पे मैंने हर एक चीज़ मेंशन की थी कि ये बैलेंस स्कोर कार्ड, स्ट्रेटेजिक एचआर फ्रेमवर्क, इंटीग्रेटिव फ्रेमवर्क, आर्थर एंडरसन का ह्यूमन कैपिटल अप्रोच, ये किस किसने एक्सप्लेन किया है। तो ये सब जो है वो, है ना, हमने यहाँ पे देखा था। अच्छा, मैंने ये भी एक एक्सप्लेन किया था आपको कि ह्यूमन कैपिटल अप्रोच जो है, अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इसको किसने एक्सप्लेन किया था, उडाई परीकन टीवी राव ने, है ना। इसको हमने अच्छे से अलग से भी यूनिट 3 में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो कॉन्सेप्ट है वहाँ पे भी समझा था, राइट, क्लियर। तो ये आपको पता होना चाहिए। खैर, तो देखो मतलब क्वेश्चंस, जैसे मान लो क्वेश्चन था मैनेजमेंट पोजीशन डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन ईयर कंटेन्स हाउ मेनी आइटम्स रिलेटिंग टू मैनेजरियल कैरेक्टरिस्टिक्स, इट्स आंसर इज 208। देखो क्लास में मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था और मैंने ये बताया भी था, देखो इसको भी हाईलाइट किया है कि यहाँ पे कितनी आइटम्स है, 208 आइटम्स है। और इसमें भी कितनी कैटेगरीज है, 13 कैटेगरीज है। मैंने क्वेश्चन भी लिखा है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट। जैसे वेज रेट में बी फिक्स डायरेक्टली, है ना, तो ये भी क्लास में से क्वेश्चन है, ये भी क्लास में से क्वेश्चन है। यू मे बी, आप थोड़ा सा इसको इनडायरेक्ट मान सकते हैं, बट ठीक है, जैसे लेजिस्लेशन से तो करते ही करते हैं, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ए तो आना ही चाहिए, तो ये बाहर हो गया पहले ही। अब आगे जैसे इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स, है ना, ये भी करती हैं, तो और प्रोसेस ऑफ आर्बिट्रेशन, अब इसको आराम से समझेगा। जैसे मैंने यहाँ पे कहा था आपको कि ये ट्रिब्यूनल्स है, ट्रिब्यूनल्स जो मैटर सॉल्व करते हैं वो वेजेस इंक्लूडिंग द पीरियड एंड मोड ऑफ पेमेंट, तो वेजेस का डिसाइड करने का काम है इनका, तो ट्रिब्यूनल्स आएगा ही आएगा। तो सी डेफिनेटली आएगा, ये भी गया। नाउ यू आर एट अ 50-50, है ना। तो ए यहाँ भी है, यहाँ भी है, जो कि हमने देख लिया। सी यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब दूसरा है ये तो बी या तो डी। बी क्या है, हाई कोर्ट, और डी क्या है, प्रोसेस ऑफ आर्बिट्रेशन। तो हाई कोर्ट बिल्कुल भी नहीं होगा, आर्बिट्रेशन डेफिनेटली करेगा। आर्बिट्रेशन में देखो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था इसको कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में जो है वो आर्बिट्रेशन करते हैं पहले, रिगार्डिंग इट मे बी रिगार्डिंग द, है ना, सेटलमेंट ऑफ वेजेस और डिस्प्यूट्स, ठीक है, फॉर द सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। और डिस्प्यूट जो है वो वेजेस को लेके भी जो है वो हो सकते हैं। तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होना चाहिए था। और ये जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होते हैं ना, ये लॉस बनाते नहीं है, ये वेजेस फिक्स नहीं करते हैं, ये सिर्फ उनकी इंटरप्रिटेशंस करते हैं। इंटरप्रिटेशन याद रखना, ये आगे के लिए भी क्वेश्चन याद रख लो। ये जितने भी हमारे जुडिशरी है, ये लॉस बनाती नहीं है, है ना, ये लॉस को इंटरप्रेट करती है। जो भी गवर्नमेंट लॉस बनाती है उसको इंटरप्रिटेशंस करती है उसका। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तो वैसे भी नहीं होगा, राइट, क्लियर। तो इसका आंसर आना चाहिए ए, सी और डी। खैर, इसके बाद, है ना, जैसे ये क्वेश्चन था क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ जो है वो किसने दिया, है ना, दिस इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन, दिस इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन। सो, है ना, वॉल्टर ने ये दिया था, तो इसको आप देख सकते हैं। खैर, ये एक क्वेश्चन था, ये दिस इज द क्वेश्चन, है ना, वन ऑफ द क्वेश्चन जो कि आउटसाइड ऑफ द क्लास से पूछा गया था। हालांकि इसको हमने डिस्कस नहीं किया था क्लास में, हमने ये प्रॉपर वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में ये पढ़ा है शॉप काउंसिल्स के बारे में, बट कौन से मैटर्स ये डिस्कस करता है ये इसके बारे में नहीं करा है। तो, है ना, हम इसको इंक्लूड करेंगे अब हमारी नेक्स्ट की क्लास में, तो इसको हम देखेंगे, राइट। अब ये जैसे ये है, मैंने इतने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है, देखो यहाँ पे कि ईयर वाइज सबसे पहले 1971 में इम्प्लाइज पेंशन स्कीम आती है, फिर आपके पास इम्प्लाइज प्रोविडेंट फंड स्कीम आती है, फिर आपके पास EDLIS आती है, और फिर आपके पास फैमिली पेंशन स्कीम आती है 1995 में। तो मैंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया था। इसके बेसिस के ऊपर आप इसको आराम से जो है वो क्या कर सकते हैं, सीक्वेंस में लगा सकते हैं, क्लियर। अच्छा, जैसे ये क्वेश्चन था, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इजी क्वेश्चन आई मस्ट से, है ना। जनरल फंड जो है वो कहाँ स्पेंड नहीं किए जा सकते हैं। तो मैंने ये तो जब जनरल फंड आपको पढ़ाए थे वहीं मैंने बता दिया था कि पॉलिटिकल फंक्शंस के लिए इसको यूज़ नहीं किया जाएगा, उसके लिए अलग से सेपरेट पॉलिटिकल
सेपरेट पॉलिटिकल फंड बनता है उसके लिए जनरल फंड से आप खर्चा नहीं कर सकते। तो मैंने देखो यहाँ पे जनरल फंड कहाँ हम करेंगे वो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया था, और मैंने ये भी बताया था कि सेपरेट फंड बनाया जाता है फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस अंडर सेक्शन 16, और ये सेक्शन भी इंपॉर्टेंट था, राइट। तो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो हमने क्लास में आराम से पढ़ा है। अच्छा, ये एक क्वेश्चन था ना जिसमें कि हम क्या करेंगे, मैं आपको एक लिस्ट दूंगा, है ना, मैं आपको 30 से 35 गवर्नमेंट स्कीम्स की लिस्ट दूंगा, आपको उसको याद कर लेना है ना, उसका ईयर और स्कीम का नाम उसको याद कर लेना है। आगे अगर आपको ये क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से, तो आप उसके बेसिस के ऊपर उसको कम से कम आपको 30 का मैं आपको लिस्ट दूंगा, तो आपने इसको पढ़ लेना है, उसमें से आपको इसको फिर कल को इसको शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, राइट। अब जैसे ये क्वेश्चन था, अगेन वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, मैंने आपको क्लास में देखो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ किसके साथ डील करता है, कि पहला आपके पास पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के साथ करता है, दूसरा आपके पास लेबर कोर्ट्स के साथ करता है, तीसरा लेबर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स के साथ करता है, फोर्थ नोटिस ऑफ चेंज के साथ, और पांचवा अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस, है ना। तो वही आपसे ये पूछे गए थे और आपको ऐसे ही उसको अरेंज करना था। खैर, टास्क टेक्नोलॉजी अप्रोच टू ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन, अब ये तो ना एक मैं बोलता हूँ कि बेसिक है ना, थोड़ा सा एनालिटिकल स्किल्स यूज करोगे, कॉमन सेंस यूज करोगे, समझ में आ जाएगा। अब खुद बताओ आप, है ना, कि कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज होंगी लीड टू टॉल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, सही बात है कि अगर कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं आप, तो आपको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में ज्यादा जो है वो टॉल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपका बनेगा, आपको ज्यादा हायरार्कीज बीच में डालनी पड़ेगी, राइट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट फॉर फर्स्ट लेवल मैनेजर इंक्रीजेस एज ऑर्गेनाइजेशन मूव फ्रॉम यूनिट टू मास प्रोडक्शन, सही बात है। अगर आप यूनिट प्रोडक्शन से मास प्रोडक्शन की तरफ जाओगे तो जो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है वो फ्लैट होता जाएगा, फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फ्लैट होता जाएगा, मतलब स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बढ़ता जाएगा, वाइडर होता जाएगा, ये बिल्कुल सही बात है। इंक्रीजिंग टेक्नोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटीज रिड्यूस क्लैरिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है ना, वो तो बढ़ाएगा इवन, अगर आपकी टेक्नोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ रही हैं तो आपका जो क्लैरिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है वो तो बढ़ेगा उस डाटा को एनालाइज करने के लिए, है ना। तो ये इनकरेक्ट है, और यही हमसे पूछा कि विच इज ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो मतलब ये कॉमन क्वेश्चन था, इसको हम, है ना। अच्छा, अब जैसे क्वेश्चन था इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1947 में, कि जो आपके पास वर्क कमेटी है उनको कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है, अगेन यार बहुत इजी क्वेश्चन है, जिसको मैंने वर्क कमेटी जब पढ़ाई थी मैंने इसको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को हाईलाइट किया था, मैंने इसको बोल्ड किया था कि ये जो है वो वर्क्स कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करती है, जहाँ पे 100 या 100 से ज़्यादा वर्कमैन जो है वो काम करते हैं। अगेन ईजी क्वेश्चन, बहुत आराम से क्लास में से पूछा गया है, ये भी इजी क्वेश्चन था, है ना, इट्स नॉट डिफिकल्ट। अगर आप इसको, जैसे मैंने हालांकि क्लास में इसको डिस्कस किया था, है ना, कि जो हॉलैंड्स क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी है उसमें 6 पर्सनैलिटी की जो टाइप्स है उसको मैंने यहाँ पे बताया था, और इसको आप पढ़ के भी देखोगे ना तो ये भी आपको वैसे भी समझ में आ जाएगा, इस वर्ड को समझो, आप इसको देखो और उसके बाद यहाँ पे सामने देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो प्रेफर एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व थिंकिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, तो ये आपको लग रहा है ना कि इन्वेस्टिगेटिव पर्सनैलिटी के ही, है ना, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो बी का थर्ड अगर आप यहाँ पे कहीं देखोगे तो बी का थर्ड देखो ये है, तो इसको आप ऐसे ही आप एलिमिनेट कर दो, राइट, समझ में आ रहा है ना। जैसे आपके पास एंटरप्राइजिंग है, एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं, एंटरप्रेन्योर होते हैं वो कि वर्बल एक्टिविटीज इन विच देयर आर अपॉर्चुनिटीज टू इन्फ्लुएंस अदर, लीडरशिप क्वालिटीज इनके अंदर होती है। तो डी का फर्स्ट कहाँ है, डी का फर्स्ट यहाँ पे है, तो ये आंसर। तो ये तो वैसे ही बहुत ईजी क्वेश्चन था, क्लियर, ठीक है, हाँ। तो ठीक है, मतलब उसके बाद अच्छा ये क्वेश्चन है जिसको कि आप चैलेंज कर सकते हैं, है ना, ये चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क है ना, ये हमने क्लास में देखो पढ़ा था यहाँ पे, अगर आपको याद होगा, ये हमने सोशलिस्टिक प्रिंसिपल जब हम पढ़े थे तो मैंने याद कैसे करना है ये भी आपको बताया था। आर्टिकल 39 में मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर आर्टिकल 39A, B, C, D कैसे याद करना है, इसके मैंने आपको दिया था लाइफ पीसी। लाइफ पीसी में एल मतलब लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन, आई मतलब आई यहाँ पे फॉर इक्वल है, सो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर मटेरियल रिसोर्सेज, एफ मतलब फ्यू हैंड शुड नॉट कॉन्सेंट्रेट वेल्थ, ई मतलब इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, तो ये है ए, बी, सी और डी, तो ये आपके पास आर्टिकल 39D आना चाहिए, राइट। तो ये गलत है क्योंकि 39A तो वैसे ही फ्री लीगल एड टू पुअर के बारे में बात करता है, तो ये वैसे भी नहीं होगा, तो इसका जो है वो आपके पास आना चाहिए आर्टिकल 39D, तो यू कैन चैलेंज दिस क्वेश्चन, राइट। खैर, तो ये कहानी है। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है वो एक ये क्वेश्चन था जो कि आउटसाइड ऑफ द कंटेंट से पूछा गया था, हु इज टू बी कंसल्टेड इफ एनी इन्फ्लेमेबल मटेरियल सच एज पेट्रोलियम प्रोडक्ट आर टू बी स्टोर्ड इन द प्रीमाइसेस ऑफ द फैक्ट्री। तो आई थिंक इसका आंसर ये होना चाहिए, बट ठीक है, आप इसको देख लेना आंसर कि में क्या है, तो जो होगा आंसर वही इसका सही आंसर है, ठीक है, क्लियर, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन था, है ना, अगेन वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, और मैंने क्लास में आपको अच्छे से बताया था कि इसको यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा और कैसे आएगा। तो क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स शुड कंटेन इन द रूल्स ऑफ ट्रेड यूनियन एज पर द प्रोविजंस ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट ऑफ 1926। देखो मैंने पर्टिकुलर्स डिस्कस किए थे, है ना, और मैंने ये कहा था, सेक्शन भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, और मैंने ये कहा था कि यहाँ पे जो है वो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नेम ऑफ द ट्रेड यूनियन आपको बताना है, किस लिए आप इसको, है ना, खर्च कर रहे हैं, जनरल फंड का पर्पस क्या है, लिस्ट ऑफ मेंबर्स कौन है, एडमिशन कैसे होगी,
है ना। तो ये मैंने कहा था। तो यहाँ पे जो है वो अगेन वही बात आ गई कि पॉलिटिकल पार्टी टू विच ट्रेड यूनियन इज एफिलिएटेड, ये तो बात होती नहीं है। तो बी को तो वैसे ही बाहर निकाल दो, जहां बी है वो बाहर हो गया, करेक्ट आंसर इज फोर्थ। तो ना पॉलिटिकल फंड के एफिलिएशन के बारे में बात होती है, ना पॉलिटिकल फंड कहाँ है ना कहाँ स्पेंड करोगे, वो जनरल फंड में बात होती है, राइट। तो हमने ये अच्छे से डिस्कस किया था। अच्छा, मॉडल ग्रीवियंस प्रोसीजर इन इंडिया हैज वर्कड आउट बाय, अगेन वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। मैंने आपको देखो क्लास में बताया था, मॉडल ग्रीवियंस प्रोसीजर मैंने आपको कहा था इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस बनाती है कोड ऑफ डिसिप्लिन, और कोड ऑफ डिसिप्लिन में मेंशन किया गया है मॉडल ग्रीवियंस प्रोसीजर। ये देखो, इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस अडॉप्टेड मॉडल ग्रीवियंस प्रोसीजर इन 1958, मैंने इसको भी बोल्ड किया है यहाँ पे और अलग से भी बताया है, राइट। अब जैसे ये क्वेश्चन था कि जो एक्सपीरियंस्ड एडवर्टाइजर्स होते हैं वो आइडा का यूज करते हैं, तो आइडा का फुल फॉर्म क्या है, अगेन क्वेश्चन जो है वो मैंने क्लास में देखो यहाँ एक्सप्लेन किया था कि आइडा का मतलब है अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर और एक्शन। और मैंने यहाँ पे क्वेश्चन भी लिखा है, देखो कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा आपको, यहाँ भी क्वेश्चन लिखा है। तो मतलब है ना, देखो यहाँ पे कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि आपको यहाँ से देखने को मिल सकते थे। अच्छा, जैसे एक ये क्वेश्चन है, फैक्ट्रीज एक्ट का क्वेश्चन था कि सेक्शंस को लेके किसको अरेंज करना है ना। अब और ये जिस है ना पर्टिकुलर उस सेक्शन से इसने पूछा है, जैसे मान लो इसके हमने हेल्थ सेफ्टी वेलफेयर हमने पढ़ा था, हेल्थ से रिलेटेड प्रोविजन, सेफ्टी से रिलेटेड प्रोविजन और वेलफेयर से रिलेटेड प्रोविजन, राइट। तो हेल्थ वाले हम याद करते हैं, वेलफेयर वाले भी हम सेक्शंस याद करते हैं, सेफ्टी वाले हम ज़्यादा याद नहीं करते क्योंकि इसमें लगभग 20-22 सेक्शंस हैं, 20-21 सेक्शंस उसमें हैं, तो इसलिए हम उनको ज़्यादा याद नहीं करते और उसने बेसिकली पूछा इसी में से है। बट हाँ, अगर आप अभी भी, अगर मैं देखो फिर से कह रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे सिर्फ ये चीज़ आइडेंटिफाई कर दें कि ये सेक्शन 10 मैंने क्लास में बताया था, सेक्शन 10 मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा और इसको बताया भी था कि सेक्शन 10 डील्स विद द सर्टिफाइंग सर्जन्स, है ना। तो अगर आपको ये पता है कि सेक्शन 10 सर्टिफाइंग सर्जन के साथ डील करता है, तो ए का क्या आना चाहिए, थर्ड, और ए का थर्ड है तो ये सेकंड और फोर्थ वैसे ही एलिमिनेट हो गया, तो आप 50-50 पे पहुंच गए। अगर आप 50-50 पे भी पहुंच गए देन योर प्रोबेबिलिटी टू करेक्ट द आंसर इज वेरी हाई, राइट। तो देखो, मैंने यही कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपको हर ऑप्शन पता हो, बट अगर आप एक ऑप्शन के पता होने से और जो मैंने क्लास में बताया था उसको करके भी आप समझ में जाते तो आप 50-50 पे पहुंच सकते थे। उसके बाद यू मे गेट कन्फ्यूज कि हाँ इतने सारे सेक्शंस हैं। अच्छा, एक चीज़ इससे जो सीखने को मिलती है वो आपको क्या बताऊंगा मैं, है ना, वो ये बताऊंगा कि जो भी सेक्शंस अभी है ना, अगर आपको अपने से भी पढ़ने हैं या जो ऑब्वियसली अब मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करूंगा सेक्शंस को कैसे याद रखना है। तो जैसे मानो सेफ्टी प्रोविजंस है ना, तो जो शुरू की लिस्ट है, ऐसे लिस्ट है पूरी है, तो शुरू के 3-4 और लास्ट के 3-4 ये याद कर लो, बीच के छोड़ दो, क्योंकि अगर आप शुरू के 3-4 और लास्ट के 3-4 भी याद कर लोगे, उसका सीक्वेंस याद कर लोगे, तब भी आप आराम से क्वेश्चन निकाल पाओगे। क्लियर। तो ये छोटा सा नई चीज़ जो हमें हमें यहाँ से सीखनी है, राइट। क्लियर हो गया, हाँ। तो ठीक है। अच्छा, डार्क ट्रायड, अगेन मैंने क्लास में क्वेश्चन डिस्कस किया था। डार्क ट्रायड मैंने कहा था इट्स द कॉन्सिलेशन ऑफ नेगेटिव पर्सनैलिटी ट्रेट सच एज मैचिवेलिनिज्म, नार्सिज्म और साइकोपैथ। तो यही जो है वो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, तो आराम से इसको आप सॉल्व कर सकते हो। क्लियर। जैसे ये क्वेश्चन था, अगेन वेरी वेरी इजी, और मैंने आपको क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है। तो मैंने कहा था कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, अनएम्प्लॉयमेंट जितने भी है ना लोग हैं वो डिवाइडेड बाय टोटल वर्कफोर्स, है ना। तो मैंने देखो क्लास में यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट मैंने कहा था अनएम्प्लॉयड वर्कर्स अपॉन टोटल लेबर फोर्स, और तो टोटल लेबर फोर्स में क्या आ जाएगा, अनएम्प्लॉयड वर्कर्स प्लस एम्प्लॉयड वर्कर्स, ये दोनों आ जाएंगे, और यही आपसे पूछा गया है यहाँ पे। तो यू क्या है यहाँ पे, अनएम्प्लॉयड और लेबर फोर्स, जिसमें कि दोनों ही आ जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट, बेसिक मैनेजमेंट क्वेश्चन, है ना, कि ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट, कॉग्निटिव कमिटमेंट कुछ नहीं होता है, अफेक्टिव होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, नॉर्मेटिव होता है। ये कॉग्निटिव कुछ नहीं होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैनेजमेंट का बेसिक फंडा और नॉलेज अप्लाई करना है यहाँ पे, है ना। अच्छा, जैसे ये क्वेश्चन था, अगेन ये क्वेश्चन ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयर्स की फेडरेशन को अरेंज करना है फ्रॉम अर्लियर टू लेटर। मैंने क्लास में ऐसे ही इसको आपको एक्सप्लेन किया। देखो यहाँ पे मैंने लिखा था कि आपको ईयर पता होना चाहिए, कौन से एक्ट पर रजिस्टर हुआ वो पता होना चाहिए, आपको ऑर्डर पता होना चाहिए, और ऑर्डर से ही इसने क्वेश्चन पूछा है, देखो। क्लियर। अच्छा, जैसे ये क्वेश्चन है स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट, अगेन इजी क्वेश्चन है, मैंने आपको क्लास में देखो एक्सप्लेन किया था स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट, राइट। मैंने यहाँ पे कहा था फॉर्मिंग होता है, स्टॉर्मिंग होता है, नॉर्मिंग होता है, परफॉर्मिंग होता है, एडजॉर्निंग होता है। फॉर्मिंग में अवेयरनेस, कमिटमेंट, एक्सेप्टेंस, स्टॉर्मिंग में आपके कॉन्फ्लिक्ट क्लियर, यहाँ पे ना अब अवेयरनेस है, कमिटमेंट है, एक्सेप्टेंस है, अभी तो यहाँ पे है ना चल रहे हैं सब। स्टॉर्मिंग में देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, देयर इज अ क्लैरिफिकेशन, देन देयर इज अ बिलोंगिंग, तो कॉन्फ्लिक्ट होना क्रिएट हो जाते हैं, यहाँ पे देखो लड़ाई हो रही है। नॉर्मिंग में मैंने कहा था फिर से कोऑपरेशन होना शुरू हो जाती है, डिसीजन डेवलपमेंट वगैरह। और परफॉर्मिंग में फिर बहुत अच्छी अचीवमेंट, प्रोडक्टिविटी, प्राइड, और लास्ट में सेपरेशन, रिकॉग्निशन और सेटिस्फेक्शन, है ना, बाय बाय। तो अगर आप इनको पढ़ोगे तो सबसे पहला क्या है, जैसे इसमें ईगर, एंशियस और गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट मेंबर, पहला स्टेप है, राइट। तो बी सबसे पहले आना चाहिए, तो बी सबसे पहले यहाँ है 2 में, तो इसको पहले कर दो,
है ना। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, है ना, कन्फ्रंट होगा, हॉस्टिलिटी होगी, तो उसके बाद ए आना चाहिए, ए दोनों में ही है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अगर आप यहाँ देखोगे देयर इज अ इंटरडिपेंडेंस इन पर्सनल रिलेशन, टेंडेंसी टू गेट इन्वॉल्व इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, सी उसके बाद आना चाहिए, ये आ गया। और उसके बाद लेस डिससेटिस्फाइड एंड फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस टू ग्रुप, या उसके बाद डी आ गया, एंड देन अपसेट एंड डिप्रेस, ये तो लास्ट में ही आएगा, तो थर्ड इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो देखो यह क्लास में आपको अब ये था कॉन्सेप्ट, और इस कॉन्सेप्ट की उसकी एप्लीकेशन पूछ ली इसने, है ना। तो ये वो वाला क्वेश्चन था, इनडायरेक्ट वाला। ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, है ना, मैंने आपको क्लास में नोट्स दिया था, देखो कि अप्रिशिएटिव इंक्वायरी में एग्जैक्ट, और मैंने आपको क्यों भी लिखा है, देखो इफ यू फाइंड दिस कि अप्रिशिएटिव इंक्वायरी इंस्टेड अकोमोडेट्स द पॉजिटिव्स, यहाँ पे क्या, रादर देन लुकिंग फॉर प्रॉब्लम्स टू फिक्स, इट सीक्स टू आइडेंटिफाई द यूनिक क्वालिटीज एंड स्पेशल स्ट्रेंथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विच मेंबर्स कैन बिल्ड टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस एंड आई फोकस ऑन सक्सेस ऑन प्रॉब्लम्स। और मैंने यहाँ पे क्यों भी लिखा है, और यहाँ पे एज इट इज आपको लाइन यहाँ से पूछ ली है कि आइडेंटिफाई टू यूनिक कैपेबिलिटी एंड स्पेशल स्ट्रेंथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस, तो एज अप्रिशिएटिव इंक्वायरी, सीधा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत ही नहीं है, राइट। सेक्शन 7 ऑफ द इंडस्ट्रियल इंप्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट क्या है, तो मैंने हालांकि इसको क्लास में देखो बताया था, डेट ऑफ ऑपरेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स सेक्शन 7, है ना। तो मैंने आपको यहाँ से एक्सप्लेन किया था कि डेट ऑफ ऑपरेशन को कैसे होता है, इसको हमने इस स्लाइड को अच्छे से डिस्कस भी किया था हमने, है ना। और इसमें सेक्शन 10 इंपॉर्टेंट, इसको भी हाईलाइट किया था, क्लियर, हाँ। तो है ना, जब अच्छा आप में से ना कुछ स्टूडेंट हैं जैसे उन्होंने बहुत पूरा पढ़ लिया है, अब उसके बाद उनको लगता है कि सर अब क्या पढ़ना है, तो यही पढ़ना है ना। नोट्स ओपन करो, आराम से देखो, स्लाइड को ओपन करके ऑब्जर्व करो कि यहाँ से किस किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। मैंने आपको पहले भी ये बताया है कि अगर आपको लगता है कि मैं पूरा पढ़ चुका हूँ, फिर से नोट्स ओपन करो, फिर खुद से क्वेश्चंस बनाओ। अच्छा, यहाँ से एक्सपायरी ऑफ 30 डेज से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, इसमें सेक्शन 7 पूछ सकता है कि किससे रिलेटेड है, सेक्शन 10 पूछ सकता है किससे रिलेटेड है, तो उसके बाद आपको वो वाला काम करना है। तो टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको खुद बना के खुद से पूछने हैं, राइट, तब आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। अब जैसे ये क्वेश्चन था, अगेन वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, मैंने क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था इसको, है ना। इसका आंसर है यूनियन मेंबरशिप, कि आपको इंप्लाइज को ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लॉयमेंट लेने के बाद कुछ टाइम दिया जाएगा जिसमें कि आपको उसका यूनियन बनना है, मेंबर बनना है ना। सो ये आपका इसका आना चाहिए यूनियन मेंबरशिप। तो यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे इसको तो यही लिखा है कहानी पूरी, हालांकि इसको मैंने टेक्स्ट को है ना क्लास में डिस्कस भी किया था, बट मैंने अलग से भी एक्सप्लेन किया है। फिर जैसे इंडिफरेंस कर्व से क्वेश्चन है, अगेन बहुत ईजी क्वेश्चन है। इंडिफरेंस कर्व भाई कन्वेक्स होता है, कनकेव तो होता ही नहीं है ना। देखो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि कन्वेक्स होता है, पहला तो यही है, ये इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, ये नेगेटिव या डाउनवर्ड स्लोप होती है, ये जैसे ही हायर द पोजीशन होगी बेटर इट फॉर यूटिलिटी और कंज्यूमर। तो ये हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन में डिस्कस किया था क्लास में, है ना। तो देखो ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं, राइट। अच्छा, हु हैज डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ सिनर्जी, कॉमन सेंस क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, आंसर शुड बी चेस्टर बर्नार्ड इसका होना चाहिए। क्यों? क्योंकि चेस्टर बर्नार्ड ने कोऑपरेशन वगैरह के बारे में डिस्कस किया था, इसको हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था, राइट। तो जिन्होंने, और सिनर्जी का मतलब ही होता है कि आप कोऑपरेशन के साथ जब आप टीम वर्क में काम करते हैं, तो चेस्टर बर्नार्ड शुड गिव दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सिनर्जी। अच्छा, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट को के जो सेक्शंस हैं इसको प्रॉपर सीक्वेंस में लाना है। हालांकि हमने वैसे इनको डिस्कस किया था, है ना, कि पहले कौन आएगा फिर कौन आएगा फिर और, बट फिर भी मैं इसको मानूंगा कि ये इनडायरेक्ट मान लो, ये इसको आउटसाइड दी क्लास मान लो, क्योंकि इसको हमने मतलब हमने नहीं पढ़ा है इसको एज ए सीक्वेंस में। हमने डिस्कस हर एक सेक्शन को किया है कि पहले हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, फिर इसके बारे में डिस्कस किया था, फिर इसके बारे में, तो हमने तो डिस्कस सब कुछ किया है, बट इसको हमने एज ए क्वेश्चन इस तरह नहीं पढ़ा है। तो ठीक है, इसको हम जो है वो या तो आउटसाइड या इनडायरेक्ट में मानेंगे। और हाँ, बट आपको जो मैंने चीज़ कही कि आपको क्या करना है, आपको खुद से क्वेश्चंस बना के चीज़ों को पढ़ना है, क्लियर। अच्छा, जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट टू द क्लासिकल अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट, तो ये पहला ही स्टेटमेंट गलत है। पढ़ के समझ में आ रहा है कि एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ सोशियो टेक्निकल सिस्टम। भाई सोशल नीड्स को तो आइडेंटिफाई करता ही नहीं है क्लासिकल अप्रोच, यही तो इसकी लिमिटेशन भी थी। देखो इसके ड्रॉबैक्स में हमने यही पढ़ा था कि इट है ना, इट डज नॉट फोकस ऑन दी सोशल नीड्स ऑफ द एम्प्लॉइज, इट जस्ट है ना फोकस ऑन दी इंजीनियरिंग साइड, ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स, है ना, इकोनॉमिक्स, ओनली इसके ऊपर ही फोकस करता है। तो ये हमने एक्सप्लिसिटली भी इसको पढ़ा था। अब जैसे प्रोसेस या स्टेजेस ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन, ये भी हमने देखो, मैंने क्लास में आपको प्रोसेस ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन पढ़ाया था और मैंने कहा था कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, और यही स्टेज आपको यहाँ से पूछ लिया। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, ये पेपर टफ नहीं था, हो सकता है कि 2-3 मार्क्स कट ऑफ कम जाए, इससे कम नहीं जाएगी, राइट। तो अगेन आई एम सेइंग यू, देखो अभी तक जितना हमने आधे से ज़्यादा हमारा एनालिसिस हो चुका है, तो आपको समझ में आ रहा होगा ना कि बहुत सारे मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे हैं जो क्लास में पूछे गए डायरेक्ट क्वेश्चन है ना। तो जिनको भी जो भी इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, PSU की तैयारी कर रहे हैं, IPPS SO की तैयारी कर रहे हैं, आप पढ़ो वहाँ से जाके, है ना। आपको बहुत सारी चीज़ें हेल्प मिलेगी। और अगर आपने ये नेट की तैयारी कर ली तो ये है ना, PSUs निकालना, SO निकालना, ये बहुत ईजी काम हो जाएगा आपके लिए,
बिकॉज आई नो कि व्हाट इज द लेवल ऑफ कंटेंट दैट है ना इज प्रोवाइडेड हेयर। क्लियर? हाँ, तो नेक्स्ट, अच्छा इसमें से इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन नहीं है, तो ये भी मैंने देखो प्रॉपर यहाँ से डिस्कस किया था, और मैंने कहा था लॉस ऑफ प्रोडक्शन क्या है, ये तो विजिबल कॉस्ट है, इट इज़ अ डायरेक्ट कॉस्ट, राइट? तो सीधा क्वेश्चन है ना, तो इसका आंसर सीधा सेकंड आ जाएगा। ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज बुक किसने लिखी? अगेन क्लास में मैंने बताया था डगलस मैकग्रेगर ने, एक ही बुक थी इसकी, तो यार ये तो आपको याद रखनी थी, ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज। क्लियर? तो मतलब इससे इजी क्या रहेगा? अब जैसे ये क्या थे, आपको इन प्रोविजंस को सेक्शंस के अकॉर्डिंगली अरेंज करना है ना, सो दिस इज द क्वेश्चन। बट हाँ, अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता तो मुझे ये पता है कि सेफ्टी ऑफिसर जब मैंने पढ़ा था तो सेफ्टी ऑफिसर के साथ सेफ्टी बिल्डिंग्स के बारे में लिखा था, तो ये सब, और सेफ्टी ऑफिसर सबसे लास्ट में आता है सेफ्टी प्रोविजंस में, तो बी तो सबसे लास्ट में आना चाहिए, तो मैं यहाँ तक 50-50 पे पहुँच सकता था बाय यूजिंग माई बेसिक, या जो भी मेरा, जब मैंने इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा तो एक जो बेसिक्स मैंने उस कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़े थे, फैक्ट्री एक्ट के बारे में, जो मेरी ना एनालिसिस थी, उसके बेस के ऊपर मैं 50-50 पे आराम से पहुंच सकता था। क्लियर? तो यही आपको, जैसे ये था सेफ्टी प्रोविजंस के बारे में, तो ये सेफ्टी बिल्डिंग्स एंड मशीन्स, ये हमें पता है कि सेफ्टी ऑफिसर के साथ में ही हम इसको पढ़ते हैं, है ना, तो इसके बेसिस के ऊपर आप 50-50 पे पहुंच सकते हैं। बाकी कटिंग ऑफ पावर सबसे पहला जो है वो इसमें प्रोविजन आता है, तो अकॉर्डिंगली जो है वो यहाँ पे सबसे पहले ये आ जाएगा, राइट? तो इसमें आप देख सकते हैं, हालांकि हमने इसको देखो सीक्वेंस में ही पढ़ा है ना, तो मैं फिर से अगेन कह रहा हूँ कि जिनको लगता है कि मैंने पढ़ लिया, अब इसके बाद क्या पढ़ूँ, वो बस ऐसे ही स्लाइड ओपन करके खुद से क्वेश्चंस बनाओ। और जो मैंने कहा कि आपको जो सेफ्टी प्रोविजन है ना, वैसे तो हम जहाँ पे ज़रूरी है, जैसे हेल्थ के भी हमने याद किए हैं, वेलफेयर के भी हमने याद किया, पर इस बार इसने सेफ्टी से भी पूछ लिया, तो ठीक है, हम क्या करेंगे, ये जो 4-5 है शुरू के, इनको पढ़ लेंगे, ये जो यहाँ के जो 4-5 है इनको पढ़ लेंगे, तो यहाँ से भी हम जो है वो आराम से अपने आंसर पे पहुंच सकते हैं। अब जैसे ले ऑफ के रीजंस क्या हो सकते हैं, ये भी हमने देखो क्लास में डिस्कस किया था, राइट? तो ले ऑफ आप कब कर सकते हैं, तो ले ऑफ आप कब कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा था कि शॉर्टेज ऑफ कोल पे या पावर पे, रॉ मटेरियल पे, अकोमोडेशन ऑफ स्टॉक्स पे, ब्रेक डाउन ऑफ मशीनरी पे, नेचुरल कैलेमिटी पे, है ना, तो यही चीज़ है। अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे सरप्लस नंबर ऑफ वर्कमैन नहीं है, बाकी सब जो है वो ऑप्शन में आपको देखने को मिलेंगे जो हमने क्लास में पढ़ा था, तो इसका बी ऑप्शन जहाँ भी है उसको एलिमिनेट कर दो, तो बी कहाँ है? अच्छा, सरप्लस नंबर ऑफ वर्कमैन, तो सरप्लस, अच्छा बी हर जगह है, तो इसको भी आप चैलेंज कर सकते हैं, यू कैन चैलेंज दिस क्वेश्चन, you can challenge this question also, question number 97, you can challenge this about layoff, right? clear? okay, उसके बाद आता है डिडक्शंस का, तो ये हमने पढ़ी है क्लास में, तो डिडक्शंस ये वाली नहीं आती है, दैट इज फॉर द सप्लाई ऑफ टूल्स रिक्वायर्ड फॉर द एम्प्लॉयमेंट, है ना, ये खुद से थोड़ी खरीदेगा, तो ये नहीं है, ये हमने क्लास में डिस्कस किया था प्रॉपर अच्छे से इसको, है ना, इसी के ऊपर एक सेशन लिया था, तो प्रॉपर, है ना, मैंने यहाँ पे भी लिखा है, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। अच्छा, अगेन वेरी वेरी इजी क्वेश्चन यार, अब क्या बताऊँ मैं, ये तो बच्चे को भी पता होना चाहिए कि जो मैनेजमेंट, जिसने नेट की तैयारी नहीं भी की है, जिसने सिर्फ MBA की है, वो भी ये बता देगा कि इट इज़ अ 360 डिग्री अप्रेजल, हालांकि हमने इसको क्लास में भी देखा था। लर्निंग स्टाइल्स, अगेन क्लास में से पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, कि थिंक एंड वॉच, थिंक एंड डू, फील एंड वॉच, और यही आपको सिंपल मैच करने थे यहाँ पे, राइट? इजी, तो ये आपको मतलब पूरे डायरेक्ट क्लास में से क्वेश्चंस थे, जो मैंने कहा था कि ये तो पता कर ही लेना। अप्रेजल की एरर्स क्या क्या है, हेलो इफेक्ट, प्राइमेसी इफेक्ट्स, पिलो, अच्छा ये कुछ एरर है ना, हो सकता है कि आपको एक जगह पे नहीं मिला है, जैसे हेलो एरर होता है ना, कि आप एक एस्पेक्ट के ऊपर इंप्लाइज की ओवरऑल परफॉर्मेंस को मेजर कर देते हो, तो ए का फर्स्ट सभी में है तो ठीक है, बट ये जो कुछ है ना, ये क्लास के बीच बीच में हमने डिस्कस किया है, राइट, है ना, हो सकता है कि आपको एक जगह पे नहीं भी मिला है, तो हमने क्लास के डिफरेंट ना, हो सकता है टॉपिक वाइज कहीं पे अलग अलग से डिस्कस किया है, तो वहाँ से आपको इनको सॉल्व करना था, राइट? क्लियर है? अच्छा, जैसे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस है, अगेन वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, मैंने क्लास में डिस्कस किया था कि सबसे पहले आप विजन मिशन डिसाइड करते हैं, फिर आप सॉर्ट एनालिसिस करते हैं जिसमें कि इंटरनल और एनवायरमेंट एनालिसिस, जो कि एक्सटर्नल एनालिसिस है, वो आ जाती है, फिर स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं और इवेल्युएट करते हैं, तो वैसा ही यहाँ पे था, तो सबसे पहले मिशन और विजन आ जाएगा, तो बी आपका सबसे पहले आना चाहिए, तो ये वैसे ही बाहर हो गया, फिर आप उसके बाद एनवायरमेंटल एनालिसिस करोगे, दैट इज ए आना चाहिए, तो ए यहाँ पे आ गया, सेकंड इज द राइट ऑप्शन, तो मतलब ठीक है, क्लास में अच्छे से डिस्कस किया था। अगेन वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, इजी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको इन टॉपिक्स को क्लास में बहुत अच्छे से बताया है कि ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। देखो, टेनेनबम की टेक्नोलॉजी थ्योरी में मैंने इसको हाईलाइट किया है, क्वेश्चन भी लगाया है कि फिलोसफी ऑफ लेबर बुक किसने लिखी है, टेनेनबम में लिखी है, और ये पूछेगा तो टेनेनबम में फिलोसफी ऑफ लेबर लिखी है, सी का थर्ड, वैसे तो ये देखो 2 में है, तो ये वैसे ही निकल गया बाहर, राइट? डी का फोर्थ, दोनों में एक ही दिया है, डी का फोर्थ क्या है, दैट इज
कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये भी हमने इसको पढ़ा है। अब रॉबर्ट एफ फॉक्सी ने कौन सी बुक लिखी है, तो इन द यूनाइटेड स्टेट्स फर्स्ट, ये देखो रॉबर्ट एफ फॉक्सी ने, देखो मैंने इसको हाईलाइट किया है, रॉबर्ट एफ फॉक्सी ने ट्रेड यूनियन इन द यूनाइटेड स्टेट्स बुक लिखी है 1920 में। क्लियर? तो मतलब सीधे क्वेश्चंस थे यार, है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर वेलफेयर, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, है ना। इट इज़ इलास्टिक, ठीक है। इट इज़ इनफ्लेक्सिबल, क्यों है भाई? इट इज़ फ्लेक्सिबल यार, इट इज़ फ्लेक्सिबल। इट डिफर फ्रॉम टाइम टू टाइम, सही बात है। इट रिमेन्स आइडेंटिफाइड इन ऑल रीजन्स, क्यों? गलत है। इट डिपेंड्स ऑन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पीपल, ये भी सही है ना। तो बी तो बिल्कुल ही गलत है, तो बी को निकाल दो जहाँ जहाँ बी नहीं है। और इट डज नॉट रिमेन आइडेंटिफाइड फ्रॉम फॉर ऑल रीजन, तो डी भी नहीं है, तो इसका आंसर आना चाहिए थर्ड। अब देखो मैंने क्लास में यहाँ बताया था, इट इज़ फ्लेक्सिबल, इट इज़ इलास्टिक, इट डिफर फ्रॉम टाइम टू टाइम, रीजन टू रीजन, और इट डिपेंड्स अपॉन सोशियो पॉलिटिकल, है ना, कंडीशंस और डेवलपमेंट ऑफ द पीपल। तो मतलब ठीक है, क्लास में बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया था, एक ही स्लाइड से आपका ये आंसर निकल जाता है ना। जैसे अब ये क्वेश्चन है, जैसे नेचर ऑफ मैनेजरियल वर्क, हेनरी मिन्सबर्ग, ये तो सीधा क्वेश्चन है, सी का सेकंड होना चाहिए, तो सी का सेकंड। अच्छा एक ही यहाँ देखो, इसमें तो कुछ और जानने की जरूरत ही नहीं है ना, कि नेचर ऑफ मैनेजरियल वर्क हमें पता है कि बुक किसने लिखी है, हेनरी मिन्सबर्ग ने लिखी है, तो इसको तो सीधा ही हो गया। हालांकि इन सर्च ऑफ एक्सीलेंस मैंने ये, अगर आपको टफ लगता है तो मैंने बताया था कि पीटर और बेटर मैंने ये लिखी है, देखो इसको मैंने एक्सप्लेन भी किया यहाँ पे कि यहाँ पे पूछेगा क्वेश्चन, है ना। ठीक है। अच्छा यहाँ पे इम्प्लॉयमेंट टेस्ट का प्रोसेस जो होता है वो उसमें कैसे करेंगे? अब यार ये भी ठीक है, मतलब इजी क्वेश्चन है, इसमें भी आप थोड़ा सा एनालिटिकल स्किल्स अप्लाई करोगे तो हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले तो जॉब को ही एनालाइज किया जाएगा, कि जिस जॉब के लिए आपने इम्प्लॉयमेंट टेस्ट लेना है तो पहले तो उसको ही एनालाइज किया जाएगा, तो ये तो बाहर हो गया, राइट। फिर उसके बाद आप क्या करोगे? चूज़ द टेस्ट, तो आप टेस्ट को चूज़ करोगे, तो ए आपके पास आना चाहिए, तो एक है सब में ही है। फिर उसके बाद आप क्या करोगे? देन यू विल, ये क्रॉस वैलिडेशन वाला तो सबसे बाद में आएगा, क्रॉस वैलिडेट तो आप सबसे बाद में करोगे, यस क्रॉस वैलिडेट आप सबसे बाद में करोगे, डी, तो ये आपके पास आना चाहिए, तो इसका ऑप्शन फोर्थ आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। हाँ अच्छा उसके बाद क्या है, हेनरी फ्योल ने बिजनेस एक्टिविटीज़ को क्लासीफाई किया था 6 एक्टिविटीज़ में, को कौन कौन सी है। अगेन मार्केटिंग इसमें नहीं आएगा, मैंने क्लास में देखो यहाँ से अच्छे से डिस्कस किया था इसको, बिजनेस एक्टिविटीज़ को टेक्निकल, कमर्शियल, फाइनेंशियल, सिक्योरिटी, अकाउंटिंग, है ना। तो ये आपको यहाँ से इसको आराम से पढ़ना है। थ्योरीज ऑफ लेबर वेलफेयर ये भी एक्सप्लेन की थी मैंने, तो पुलिस थ्योरी आती है, एप्लीकेटिंग थ्योरी आती है, फंक्शनल थ्योरी आती है, ये नहीं आती है। ए और डी को बाहर निकाल दो, दैट इज बी, सी और डी आपका सही आंसर होना चाहिए। देखो 8 थ्योरीज है, मैंने आपको कहा था पुलिस, रिलीजियस, फिलेंथ्रोपिक, पैटर्निस्टिक, प्लेकेटिंग, पब्लिक रिलेशन, फंक्शनल और सोशल थ्योरी। अब मतलब यार इससे ईजी क्या ही हो पाएगा ना, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कि कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, बस आपको पढ़ना है। अब इससे ज़्यादा नहीं करवा पाएगा कोई भी, है ना। सो दैट इज़ द लेवल ऑफ एक्यूरेसी वी हैव ऑन दिस प्लेटफॉर्म। अब ये क्वेश्चन था इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट में, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए जो है वो, है ना, कोई भी अदर लॉज जो है वो अफेक्ट नहीं करेंगे उनकी पोजीशन और प्रमोशन को लेके, तो वो क्या है देखो मैंने यहाँ पे, अब अगेन देखना, मैंने कहा था कि जो सेक्शन ज़रूरी है वो मैं फिर भी बताऊंगा। सेक्शन 5 को मैंने देखो यहाँ क्या किया है, मार्क किया है कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि ये वाली जो बात है ये कौन से सेक्शन में है, और यही बात इसने पूछ ली, सेक्शन 5। अब खुद देखो, है ना, ठीक है। तो इसको तो आपको पता होना चाहिए ना, अब ये चीज़ें तो आपको पता होनी, जैसे HR मैट्रिक्स है, तो HR मैट्रिक्स जो है वो क्या है, HR मैट्रिक्स मैंने देखो यहाँ से अलग से आपको बताया था कि HR मैट्रिक्स में ROI क्या होता है, हायरिंग कॉस्ट क्या होती है, और HR एक्सपेंशन फैक्टर क्या होता है, मैंने बोला था इनको देखना, इफेक्टिवनेस ऑफ ईच एम्प्लॉय क्या है, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, अरे इसको कहा था कि इसको देखना, तो देखो वही चीज़ें पूछ लिया यहाँ पे आपको, राइट, क्लियर। तो ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे अभी किसमें क्या है, मैक्सिमम वीकली आवर्स जो है वो किस लिए, पावर टू मेक एग्जेम्प्टिंग ऑर्डर, मैंने बहुत अच्छे से एक ही स्लाइड में सबको एक्सप्लेन किया था, पावर फॉर मेकिंग एग्जेम्प्टिंग रूल्स। तो 60 आवर्स वीकली वर्क के लिए 60 आवर्स है, तो सीधा ही क्वेश्चन इसने पूछ लिया 60 आवर्स, मतलब एक ही स्लाइड से आपके किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता तो आपको सॉल्व हो जाता, वो बोलने का मतलब ये है, राइट, क्लियर। अब जैसे वेज थ्योरी को लेके क्वेश्चन था, सब्सिस्टेंस थ्योरी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वेज फंड थ्योरी, कैलिक्स थ्योरी ऑफ वेज। अब ये ना आप मान लो आपने ये थ्योरी नहीं पढ़ी है, पर आप इसकी एक बार डिस्क्रिप्शन पढ़ो, है ना। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थ्योरी, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थ्योरी सब पढ़ो इसको, वेज फंड टेंड टू कंफर्म द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू विच वर्कर हैज बिकम हैबिटुएड, तो बी का थर्ड आना चाहिए, बी का थर्ड कहाँ है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये बाहर हो गया। मतलब आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है, बस आप इसके डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हो बेस्ड ऑन द नेम ऑफ द थ्योरी, है ना। मान लो आप सब्सिस्टेंस थ्योरी है, इसको पढ़ो, वेजेस टेंड टू सेटल एट जस्ट अ सफिशिएंट टू मेंटेन द वर्कर एंड हिज फैमिली एट मिनिमम सब्सिस्टेंस, तो मतलब ए का फोर्थ होना चाहिए, ए का फोर्थ कहाँ है, ए का फोर्थ यहाँ पे है। तो हालांकि मैंने तो क्लास में आपको अच्छे से बताया था ये कि क्या होती है, बट अगर आपने नहीं भी पढ़ी होंगी। अच्छा साइमुलेशन फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग कौन सी होती है, ये भी मैंने आपको बताया था, ये देखो साइमुलेशन फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग में केस स्टडी, रोल प्लेइंग, बिजनेस गेम, वेस्टिबल ट्रेनिंग, असेसमेंट सेंटर, ये देखो यहाँ पे लेक्चर नहीं आएगा, ए को निकाल ही दो, ए यहाँ भी गया, यहाँ भी गया, केस स्टडी, बिजनेस गेम, रोल प्लेइंग, बस 3 आ गया, सेकंड इज द राइट ऑप्शन।
तो अब इससे ज़्यादा तो क्या ही बताएगा ना। डिग्री टू विच इम्प्लाई बिलीव एन ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू देयर कॉन्ट्रीब्यूशन केयर अबाउट द वेलबिंग परसीव्ड ऑप्शन सपोर्ट। सिंपल सी बात है, ये तो बेसिक क्वेश्चन है मैनेजमेंट का भाई साहब, है ना। ये नहीं बताएगा कोई, ये आप मतलब ये बताते हैं लोग, बट इसको ऐसे नहीं बताते कि दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट। ये आप जब मैनेजमेंट पढ़ते हैं, एमबीए करते हैं, उसमें आपको बताई जाती है चीज़ें। जब भी लेक्चर लिया जाता है किसी प्रोफेसर के द्वारा, तो आपको चीज़ें एक्सप्लेन की जाती है ना। तो वो इम्प्लाइड ही होता है कि दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस, राइट। ओके, तो जैसे वर्कर पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में सॉरी इसका जो ऑर्डर पूछा है, आप सीक्वेंस पूछा अगेन, है ना। मैंने आपको यहाँ पे लिखा है, देखो ऑर्डर से क्वेश्चन पूछेगा आपको ये, और वही आपसे पूछ लिया है, और यही आपको यहाँ पे अरेंज करना है। क्लियर। अच्छा, परफॉर्मेंस अप्रेजल में बोलता है कि ऐसे कौन सी हैं जो कि पास्ट परफॉर्मेंस के बेस के ऊपर जो है वो जिनको इवेलुएट किया जाएगा। अब ये भी इतना इजी क्वेश्चन है, देखो मैंने क्लास में आपको बताया था, दिस इज पास्ट ओरिएंटेड, दिस इज फ्यूचर ओरिएंटेड, और मैंने आपको कहा था आप एक काम करो, फ्यूचर ओरिएंटेड का याद कर लो, जो बचेंगे वो सारे पास्ट में डाल दो। तो फ्यूचर में यही थे 4-5, जैसे एमबीओ हो गया, असेसमेंट सेंटर हो गया, 360 डिग्री, 720 डिग्री और साइकोलॉजिकल अप्रेजल। तो इसके अलावा जो बचेंगे वो सब क्या है, पास्ट ओरिएंटेड है। तो फ्यूचर ओरिएंटेड निकाल लो इसमें से। तो फ्यूचर ओरिएंटेड कौन है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव है और असेसमेंट सेंटर है। तो सी और ई निकाल लो। तो सी कहाँ है, यहाँ है, बाहर कर दो। ई कहाँ है, बाहर कर दो। और उसके बाद क्या बचा, ए डी और ए बी डी। अब बी देखो, बी कहाँ है, यहाँ पे बार्स, इसको भी मैंने यहाँ पे टिक किया है कि बार्स जो है वो क्या है, पास्ट ओरिएंटेड है। मतलब ठीक है ना, मतलब एक स्लाइड से आपके क्वेश्चंस निकल रहे हैं यार, है ना। अच्छा, हु वाज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर ऑर्गेनाइजेशन, इसको भी देखो यहाँ पे ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर ऑर्गेनाइजेशन मैंने यहाँ पे देखो एम विश्वेश्वरैया, इसको भी हाईलाइट किया है प्रॉपर कि भाई यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ये पूछेगा, और यहीं से ऐसे क्वेश्चन इसने पूछ लिया है, एम विश्वेश्वरैया। मतलब मैं बोलता हूँ इससे ईजी नहीं हो सकता कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने में। जब आपको ज़्यादा एनालिटिकल स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है, मैं तो बोलता हूँ नेट को और टफ बनाना चाहिए पेपर, है ना, ताकि आपकी जो एनालिटिकल स्किल्स है वो यूज़ हो। अभी तो आपकी जो है ना, याद रखने की मेमोरी कितनी कैपेसिटी है उसकी, उसको चेक किया जा रहा है ना। या थोड़ा सा हो सकता है, हाँ मतलब मुझे इसलिए ईजी लग रहा है क्योंकि मैंने आपको चीज़ें इस तरीके से बताई हैं और वैसे ही क्वेश्चन पूछ लिया है। तो हमने क्वेश्चन पेपर्स को जितने भी अभी तक हुए हैं उनको इस तरीके से अंडरस्टैंड किया है, और उस तरीके से मैं आपको पढ़ाता हूँ कि फिर आपको वो ईजी लगता है, फिर आपको लगता है कि ये यहाँ लिखा है और ऐसे पूछ लिया। पर जब आप इसको खुद से पढ़ोगे, जीरो से स्टार्ट करोगे, तब आपको पहले बहुत टाइम लगेगा चीज़ों को समझने में कि मैं इसको किस तरीके से पढ़ूँ। क्लियर, ठीक है। हाँ, तो अगेन है ना, तो मैं यही करूँगा कि यार जो भी इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो पढ़ लो यहाँ से, बोलने का मतलब यही है ना। बहुत अच्छी जगह कहीं ना कहीं पहुँच जाओगे। खैर, अब जैसे ये क्या है, स्ट्रक्चरल जो आपका इंटरव्यू होता है उसमें कैसे आप है ना डिसाइड करते हैं, तो ठीक है, इसको है ना दिमाग लगाओ थोड़ा सा और करो इसको, ये आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। अच्छा, पेमेंट ऑफ वेजेस में डिडक्शंस का ऑर्डर क्या है, ये हमने जैसे कि मैंने कहा हमने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सो इसको अब देखना आप थोड़ा सा ना, हालांकि सेक्शंस इसको मैं इनडायरेक्ट बोल सकता हूँ या आउटसाइड बोल सकता हूँ, क्योंकि सेक्शन तो हमने लिखे हैं नोट्स में, है ना, बट इसको हमने ऐसा एक्सप्लिसिटली डिस्कस नहीं किया है इसके ऑर्डर को, है ना। पढ़ा इसको ऑर्डर में ही है बट डिस्कस सेक्शन वाइज नहीं किया है। तो बट ठीक है, हम इसको फिर भी जितना हमारे पास नॉलेज है कि हमने अगर इसको इस ऑर्डर में पढ़ा है ना, तो इसको हम इसके हिसाब से जो है वो सेक्शन आगे जो भी हो इसको हम ऑर्डर में लगा सकते हैं, तो उसके बेसिस के ऊपर आप इसका आंसर निकाल सकते थे। अच्छा, तो जैसे कि आपके पास ये है एस्टेब्लिशमेंट परफॉर्मिंग फॉर लेस देन हाउ मेनी डेज, तो इसका भी मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, है ना। तो अब मतलब क्या ही बताऊँ मैं। ऑक्यूपेशनल हेल्थ, तो इसका आंसर आई थिंक 4th होना चाहिए। इसको एक बार चेक आंसर की मैं चेक कर लेना, जो भी इसका आंसर दिया होगा दैट इज़ द राइट ऑप्शन, क्योंकि हमने इसको अलग अलग जगह डिस्कस किया है, तो ठीक है। अच्छा, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में आपको असेंडिंग ऑर्डर में ये लगाने हैं, सो ये मैंने देखो एक्सप्लेन किए हैं आपको, राइट। तो ये हमने अब अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये भी देखो हमने इसको, ये है क्लास में न्यू प्रोविजन, जो भी हजार्डियस प्रोसेस में हमने साइट अप्रेजल कमेटी बनानी पड़ती है, फिर कंपोजिट डिस्क्लोजर होता है, फिर इंक्वायरी कमेटी बनाई जाती है, फिर इमरजेंसी स्टैंडर्ड होते हैं, फिर टॉक्सिक सब्सटेंस की लिमिट सेट की जाती है, फिर सेफ्टी मैनेजमेंट इन वर्कर पार्टिसिपेशन की जाती है। तो बस इसी ऑर्डर में आपको ये देखने थे, इसको भूल जाओ, इसको देखो, इसको जो हमने जिस सीक्वेंस में हमने पढ़ा है ये, तो साइट अप्रेजल कमेटी हमें पता है कि सबसे पहले यही आती है ना, ठीक है। हाँ, तो आपको ये चीज़ें देखनी है। क्लियर। अच्छा, उसके बाद वारविक मॉडल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, अगेन मैंने क्लास में डिस्कस किया था इसको कि ये हेनरी एंड पेटिग्रू ने दिया था, मैंने आपको इसको यहाँ स्टार मार्क भी लगाया है, देखो। अच्छा, माइंस एक्ट में चीफ इंस्पेक्टर को कुछ रिपोर्ट देनी पड़ती है, उसके साथ कौन सी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, ये देखो, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट, डिसीज जिससे वो सफ़र है, ये नेम एंड एड्रेस ऑफ द माइन जहाँ पे पेशेंट काम कर रहा है ना। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था और यही आपको इतनी चीज़ें बतानी थी, नॉट ट्रेड यूनियन बट इट इज़ ऑफ द माइन। तो यहाँ पे सी ऑप्शन डिलीट कर दो, तो ए और बी और डी इसका राइट ऑप्शन आ गया। तो यार अब मैंने आपको अच्छे से बताया है यहाँ पे भी, है ना।
अब जैसे ये आपका मोटिवेटिंग पोटेंशियल स्कोर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये भी देखो मैंने क्लास में आपको एक्सप्लेन किया था और इसको हाईलाइट भी किया था मैंने, कि स्किल वैरायटी प्लस टास्क क्वांटिटी प्लस टास्क सिग्निफिकेंस, इन तीनों का आप एवरेज निकालते हैं इनटू ऑटोनॉमी एंड फीडबैक, और एज इट इज आपको यहाँ पे पूछ लिया है, इससे डिटेल में नहीं बताएगा कोई भी। क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन कौन ले डाउन करता है, कोड ऑफ डिसिप्लिन, ये हमने पहले भी पढ़ा था, ये देखो है ना, कि कोड ऑफ डिसिप्लिन अडॉप्टेड बाय इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस लेट डाउन द क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्निशन ऑफ यूनियंस, है ना। एल्बर्ट बंडूरा ने सेल्फ एफिकेसी बढ़ाने के लिए जो तरीके दिए थे वो 4 तरीके कौन से हैं, तो ये को ये मैंने 4 तरीके यहाँ डिस्कस किए हैं, इनएक्टिव मास्टरी, विकेरियस मॉडलिंग, वर्बल परसुएशन और अराउजल। देखो आराम से यही लिखे हैं आपको यहाँ पे, इसको निकाल दो, आंसर मिल गया। अब ये क्वेश्चन था ना, अब देखो मतलब मैं क्या फिर से कह रहा हूँ ना कि जब भी एग्जाम देने बैठो ना बहुत ठंडे माइंड से बैठना है, हालांकि प्रेशर होता है ना, आई कैन अंडरस्टैंड कि जब भी आप एग्जाम देते हो एग्जाम का प्रेशर रहता है, टाइम का प्रेशर रहता है ना, बट अगर आप, मैं इसलिए बोलता हूँ कि ठंडे दिमाग से जब आप सोचते हैं ना तो कुछ क्वेश्चन है जो कि आप कॉमन सेंस है, इसमें तो बहुत ही बेसिक कॉमन सेंस चाहिए थी। यहाँ देखो कन्वेंशन नंबर 1, कन्वेंशन नंबर 26, कन्वेंशन नंबर 31, कन्वेंशन नंबर 100, जो आईएलओ ने कन्वेंशन नंबर 1 अडॉप्ट की होगी, बनाई होगी, उसका जो ईयर ऑफ अडॉप्शन है वो पहले आएगा या बाद में आएगा, पहले आएगा, उसके बाद ही कन्वेंशन नंबर 26 का आएगा, उसके बाद कन्वेंशन नंबर 31 का आएगा और उसके बाद कन्वेंशन नंबर 100 का आएगा। तो बस इसी ऑर्डर में अगर आप देखो तो कन्वेंशन नंबर 1 जो सबसे पहले निकाली होगी वो 1919 में होगी, फिर उसके बाद 1928 में होगी, है ना, फिर उसके बाद जो वाली है जो 1929 में होगी और लास्ट वाली 1951 में होगी। हालांकि इसका तो हमें पता भी है ये तो कोर कन्वेंशन है ना, तो डी का तो सेकंड हमें पता भी है कि ये कोर कन्वेंशन है, बट बाकियों का समझ में आ रहा है। तो फर्स्ट का आपके पास 4th आना चाहिए, फर्स्ट का 4 कहाँ है, यहाँ पे है, और सेकंड का 26 उसके बाद 28 में होने चाहिए, इसका फर्स्ट है तो यहाँ पे होना चाहिए। दिस इज द यूज ऑफ कॉमन सेंस, है ना। अच्छा, इम्प्लाइज प्रोविडेंट फंड में कितने लोग हैं जो कि मिलके जो है वो कंसेंट विद है ना, जो मेजोरिटी ऑफ एम्प्लॉइज उनकी कंसेंट लेके जो है वो प्रोविडेंट फंड अकाउंट जो है ओपन करवा सकते हैं, तो 100, देखो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था, इसको बोल्ड भी किया है मैंने 100। सी के प्रहलाद के जो एचआर फंक्शन है ये दिस इज द आउटसाइड ऑफ द क्लास, तो इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, है ना। अच्छा, फीचर्स ऑफ इंसेंटिव प्लान और नेम ऑफ द स्कीम, कि सेम है, लेस है, डिफरेंटली है, मोर देन है, ये मैंने देखो यहाँ पे डिस्कस किया था इसको, अगर आप यहाँ पे देखोगे मैंने ये बताया था कि पहला क्वेश्चन आपको यही बनेगा, सेम है, लेस है, ज़्यादा है या डिफरेंट है, और उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे इसके सामने प्लान लिखे हैं, तो यहीं से इसने क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। हाउ मेनी कॉन्टिन्यूस पीरियड ऑफ वर्क जो है बिल्डिंग वर्कर में आपको चाहिए, तो फॉर एटलीस्ट 90 डेज। अगेन देखो मैंने 90 डेज को कितना हाईलाइट किया है यहाँ पे कि भाई क्वेश्चन पूछेगा आपसे ये, और यही क्वेश्चन इसने पूछ लिया है। डिमांड फॉर लेबर इज अ फॉर्म इज डिराइव डिमांड, अब ये भी हमने अच्छा ये एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था उसकी एप्लीकेशन इसने हमसे पूछ ली, तो है ना, हमने पढ़ा था कि जो डिमांड ऑफ लेबर इट इज द फंक्शन ऑफ वेजेस और बाकी चीज़ों को हम कॉन्स्टेंट रखते हैं, तो जैसे बाकी चीज़ें चेंज, वेजेस चेंज होगी, जैसे ही डिमांड ऑफ लेबर चेंज होगी, तो इट इज़ अ डिराइव्ड डिमांड, नॉट अ डायरेक्ट डिमांड, ठीक है। जो कंज्यूमर की जो डिमांड होती है वो डायरेक्ट डिमांड होती है, लेबर की डिमांड डायरेक्ट डिमांड नहीं होती है, वो डिराइव डिमांड होती है। स्ट्रेटेजिक एचआर फ्रेमवर्क अप्रोच, अगेन मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि ये किसने दिया है, अल्रिकन लेक ने दिया है ना, मतलब सीधा क्लास में से पूछा हुआ क्वेश्चन है। अच्छा, ये क्वेश्चन है जो कि आपको शायद हाँ नहीं करवाया है, ये नहीं करवाया है, सॉरी ये वाला क्वेश्चन नहीं करवाया इन द सेंस कि इसको हमने डिस्कस नहीं किया है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे, या ऑफ आउटसाइड ऑफ द क्लास था तो इसको हम जो है वो ऐड ऑन करेंगे। अच्छा, ये भी मैंने क्लास में डिस्कस किया है कि देखो यहाँ पे मैंने बाइसनेस आपको अलग से पूरी बाइसनेस एक्सप्लेन की थी, और यही बाइसनेस इससे हमने पूछ ली है। फिर जैसे जुरिस्डिक्शन ऑफ लेबर कोड में कौन कौन से मैटर्स आते हैं, अब मैं क्या कहूँ, ये भी देखो हमने प्रॉपर अच्छे से डिस्कस किया है, मैंने स्टार मार्क भी लगाया है, राइट, तो ये भी आप यहाँ से आराम से देख सकते हैं। अप्रोप्रिएट, ये भी हमने डिस्कस किया था कि कंपलसरी इंश्योरेंस फ्रॉम द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये देखो कंपलसरी इंश्योरेंस, मैंने क्वेश्चन मार्क भी ऑप्ट किया है इसको, राइट, LIC और एनी अदर प्रिस्क्राइब्ड इंश्योरर। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मेंशन करना, यहाँ पे इन्होंने लिखा है फॉर एनी इंश्योरेंस कंपनी, तो ऐसी एनी नहीं है, इट इज अ प्रिस्क्राइब्ड, ये चीज जोड़ा वो है वो आपको ध्यान में रखनी है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस सेशन, आई थिंक ये कंप्लीट हो चुका है, यस, है ना। तो अगेन है ना, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि एनालिसिस क्या था, क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या था, वैसा ही क्वेश्चन पेपर था जैसे हर बार आता है ना। 10 11 12 क्वेश्चन हर बार ऐसे रहते हैं जो कि है ना, हमने भी इस बार 10 से 12 क्वेश्चन के बीच में हमने आइडेंटिफाई किए हैं जो कि या तो बहुत ही है ना मतलब आउटसाइड द क्लास थे, या
तो उसको हम अलग से जो है वो अभी हम इंक्लूड करेंगे। और जो है वो आपको किसी भी को भी कुछ डाउट है, यू कैन, है ना, जस्ट आस्क मी, यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर, और इवन यू कैन कॉल मी दिस नंबर, यू कैन मेल मी टू दिस email ID। और आई जस्ट वांट कि, है ना, whoever is preparing for this UGC NET exam or for PSU's exam or for IBPS SO exam, you can directly enroll in the course, download the app with this logo, Unstoppable Education. So thank you so much, thank you all.